गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी के दूसरे टेस्ट सीरीज़ की। इसके पहले हमने टेस्ट सीरीज 1 का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसे देख सकते हैं। आइए अब दूसरा टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें शानदार 150 कुल सेटों उसमें प्रश्न हैं। तो आइए इसमें शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। आज दूसरे टेस्ट सीरीज का ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध बताना है कि इनमें से ऑप्शन दिया है शाहजहां, औरंगजेब, बाबर और जहांगीर। तो इन चारों में से किसके बीच और आड़ासंगा के बीच ये युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हम जानते हैं कि 1527 में हुआ था और बाबर और आड़ासंगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी है। बाबर ने 4 युद्धों को लड़ा भारत में, और इसमें पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, और इन चारों युद्धों में बाबर विजयी हुआ था। और ये चारों युद्ध जो हैं कि क्रम से 1526 से लेकर के 1529 तक ये लड़े गए थे। यानी कि पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का युद्ध, और चारों युद्धों में बाबर ही विजयी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस अवधि में मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? बताना है कि औरंगजेब ने कितने अवधि के बीच में मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। और इसके बाद से क्या हुआ कि मुगल, हम जानते हैं कि औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक जो कराया था वो 2 बार करवाया था। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही जवाब देख लीजिए क्या होगा। ऑप्शन है टेनिस, बेसबॉल, गोल्फ या फिर बास्केटबॉल। तो यूएस का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें बी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ये बताना है कि भारत का जो कौन सा अनुच्छेद है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद इसमें 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित हैं, और इसका वर्णन उसमें 338A में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? ये प्रश्न इसके पहले भी आया हुआ है, एक बार पिछले सेट में भी ये प्रश्न आया हुआ था, प्रीवियस ईयर का जो पेपर हमने कराया उसमें। तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आकस्मिकता निधि का संरक्षक जो है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। और अनुच्छेद 267 के अनुसार सांसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने का शक्ति प्रदान किया गया है। इसके संबंध में ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जहां बैठक में उपस्थित सभी को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। ये दिखलाना है कि लाहौर में अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि 1930 में भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये बताना है कि आखिर लाहौर के किस अधिवेशन में ये बातें हुई थी, और जहाँ पर यह तय हुआ था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी है, यानी कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में अधिवेशन हुआ था और उसमें यह तय हुआ था, और उसी का अनुरूप 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की, ये बताना है कि आखिर इसमें से कौन है जिन्होंने भारत के लोगों की एक आर्थिक योजना तैयार की है। इसका ऑप्शन है एम.एन. राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, इन्होंने 1945 में जन योजना बनाया था एम.एन. राय ने। इस तरीके से इसका राइट आंसर ए है। और दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1992 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि यूएन यानी कि पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है, और इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है ये
पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अगर हम मिट्टियों की बात करें तो भारत में कई प्रकार की कुल 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और भारत के पूर्वी तट में ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। बारी दोआब के बीच का क्षेत्र कौन सा है। बारी दोआब बताना है कि बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है। तो बारी दोआब ब्यास और रावी नदियों के बीच का क्षेत्र है, यानी कि ब्यास और रावी इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। कोलकाता जो बंदरगाह है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये जानते हैं कोलकाता में चूँकि हुगली नदी है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है, तो कोलकाता बंदरगाह जो है कि हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। भारत में जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार शीर्ष के 5 राज्य हैं जहाँ पर वन आच्छादित प्रदेश हैं, जो यानी कि वहाँ पर वनों का आच्छादन सबसे ज़्यादा है। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा राज्य है जो उन 5 शीर्ष राज्यों में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर इसमें है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें है ऑप्शन डी, यानी कि पंजाब जो है कि 5 वन आच्छादित राज्यों में नहीं है। वन आच्छादित राज्यों की बात करते देखिए इसमें मिजोरम सबसे पहले नंबर पे है, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। ये भारत के 5 सबसे अधिक वन आवरण वाले, ये प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा ये वन वाले राज्य हैं, लेकिन पंजाब उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट हैं सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा स्थित है। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अम्बाला जो है कि क्षेत्र स्थित है। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच में जल विभाजन पर अम्बाला शहर स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है। असम में जो रोंगकर त्यौहार है, यानी कि रोंगकर, यानी कि ऑप्शन सी है जो असम में मनाया जाता है। और इस तरीके से अगर हम देखें कि नोंगक्रेम जो है ये मेघालय का है और चोरेबे त्यौहार जो है कि मणिपुर में मनाया जाता है, ये मणिपुर का है, ये मेघालय का है। और आर्चर फूड जो है ये भी एक प्रमुख त्यौहार हैं भारतीय राज्यों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो पहले पद से है। ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, देख लीजिए। इसमें ऑप्शन है कि देखिए इसमें दिया है कि रेडियो का जो संबंध है वो आवाज़ से है, तो टेलीविज़न का संबंध किससे होगा। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, क्योंकि रेडियो से हम सिर्फ आवाज़ को ही सुन सकते हैं, तो टेलीविज़न से हम क्या देख सकते हैं। तो टेलीविज़न से हम चित्र को भी देख सकते हैं, यानी कि रेडियो सिर्फ सुनने के काम आता है, टेलीविज़न को हम देखते हैं, यानी कि टेलीविज़न में चित्रों को देखा जाता है। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग हैं। एक है काला पान, इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, काला पान है, ईंट है, चिड़िया है और ये सोना है। तो ये सभी जो है कि ताश के पत्तों से संबंधित है, देख लीजिए। और ये जो है कि सोना, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है, यानी कि सोना जो है कि ताश के पत्तों का वो नाम नहीं होता है, यानी कि काला पान, ईंट, चिड़ी ये सब जो है कि ताश के पत्तों पर अंकित रहते हैं, यानी कि ताश के पत्ते हैं, जबकि सोना एक अलग है, यानी कि वही सबसे अलग हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें ऑप्शन ये काफ़ी आसान सा रीजनिंग का प्रश्न है। ये कोड में यदि देखिए पल्स कोड ये इतना लिखा जाता है और ज्वेल्स को भी लिखा गया है, तो इसी कोड में यूएस को कैसे लिखेंगे। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न होता है, ये कोडिंग का सवाल है कि देख लीजिए इसमें किस लेटर के लिए कौन सा कोड रखा हुआ है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे P है, तो P के लिए 8 रखा गया है, E के लिए 2 को लिखा गया है, A के लिए 3 लिखा गया है और R के लिए 7 को लिखा गया है, L के लिए 4 और S के लिए 5 है। अब इसी के आधार पर आगे भी मिला सकते हैं कि वही कोड काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे लास्ट में देखते हैं S के लिए 5 है, देखिए यहाँ भी S के लिए 5 है। इसका मतलब है कि सेम कोड को दर्शाया गया है। अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, तो अब व्यूअर्स को देखना है तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे J के लिए 9 लिखा गया है, E के लिए यहाँ पे 2 है, W के लिए यहाँ पे 6 लिखा गया है। तो सबसे पहले चूँकि व्यूअर्स लिखा गया है, तो देखिए व्यूअर्स में सबसे पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए, W के लिए 6 है, इसके बाद से E के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 आ रहा है, 6 2 इसका देख लीजिए। और इसके बाद से A है, तो A के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ना कि A के लिए यहाँ पे 3 आ रहा है।
और उसी तरह से आर के लिए यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे है, तो आर के लिए 7 को लिखा गया है, यानी कि 7, और फिर लास्ट में एस है और एस के लिए 5 लिखा जा रहा है, यानी कि 62 3 75 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये काफ़ी आसान से प्रश्न होते हैं और आप आसानी से इसको ऐसे कोडिंग के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि ए बी का कजिन है जिसके पिता ए की माँ के भाई हैं, तो ए के पिता का बी के पिता से क्या संबंध है। ये ब्लड एंड रिलेशन का प्रश्न है। तो देख लीजिए, इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन काफ़ी सावधानी से अगर आप इसे करेंगे तो काफ़ी आसानी से इसका आंसर भी आ जाता है। देखिए यहाँ पे सवाल है कि यदि ए बी का कजिन है जिसके पिता ए की माँ के भाई हैं, तो ए के पिता का बी के पिता के साथ क्या संबंध होगा। तो ब्लड रिलेशन निकालने पर इसका जो राइट आंसर बनेगा ये होगा, यानी कि ब्रदर इन लॉ होंगे, यानी कि ये उसके साला होंगे। और नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न भी रीजनिंग का है, काफ़ी टाइम टेकन वाला भी प्रश्न है, इसको सावधानी से इसको हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जिसका निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11, फिर 17, फिर 25 है। तो अब बताना है कि 25 के बाद क्या आएगा। तो इसमें पहले जो पैटर्न दिया हुआ है पहले उसको समझना पड़ेगा। देख लीजिए, यहाँ पे 5 और 7 में 2 का अंतर है, 7 और 11 में 4 का है, 11 17 में 6 का अंतर है, और 17 25 में 8 का अंतर है। तो इसका मतलब हुआ कि देख लीजिए, यहाँ पे 2 4 6 8 का अंतर आ रहा है। तो नेक्स्ट जो अंतर आएगा वो 10 का आना चाहिए, यानी कि 25 और 10 यहाँ पे 35 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए, रीजनिंग से संबंधित है सब। यहाँ पे देखिए, एक और यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत हैं, 1 शब्द इसमें से असंगत है, इसका चयन करना है। देखिए, सेकंड है, समय है, मिनट है, और ये घंटा है। तो यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन जो है कि अलग है। तो देखिए, ये इसमें सेकंड, मिनट और घंटा ये क्या है कि समय को मापने वाले हैं, जबकि समय इसमें से क्या है कि वो एक अलग है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 23 का, इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला जो ये प्रश्न है, ये हमारा ये सवाल जो है कि देखिए, ये 24वां प्रश्न है, यानी कि ये वेन डायग्राम से संबंधित है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तरफ यहाँ दिया है बैडमिंटन, फिर ये गेंद है, और यहाँ पे खेलकूद है। इसमें दिखाना है कि यहाँ पे कौन सा जो है कि जो वेन डायग्राम है या जो कौन तरीके से यहाँ पे निरूपित कर रहा है। तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तो हम बना लेते हैं कि देखिए, बैडमिंटन है, गेंद है, खेलकूद है। तो मान लेते हैं कि ये कि यहाँ पे बनेगा कि ये खेलकूद हो गया, और चूँकि बैडमिंटन भी क्या है कि एक खेल का ही नाम है, तो यहाँ पे बैडमिंटन भी आ सकता है, लेकिन ये गेंद जो है कि वो थोड़ा सा अलग है, यानी कि इसका राइट ये ऐसे इस तरह का डायग्राम इसका बनेगा। यानी कि देख लीजिए, ये बड़ा वाला ये खेल हो गया, और इसमें ये खेलकूद हो गया, और खेलकूद के अंतर्गत ही बैडमिंटन भी आता है। और इसके बाद से ये गेंद चुकी है, गेंद क्या है कि वो खेलकूद नहीं है और ना किसी खेल का नाम है, वो एक अलग सामग्री है, खेलने वाली है। इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें सी होगा। बाकी देखिए, ये तीनों को एक मिलाया गया है, ये गलत हो जाएगा। ये अगर मान लेते हैं कि अगर एक को खेलकूद मानते हैं तो फिर दोनों ये एक में नहीं हो सकता है, इसका आंसर गलत है। ये इसका राइट आंसर इसमें सी होगा। नेक्स्ट दिया है कि किसी दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यह भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पहले पैटर्न को समझना होगा और उसके बाद ही इसका अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें पहले समझना पड़ेगा, इसमें दिए हुए जो पैटर्न है पहले देखिए, इसमें तो यहाँ पे तो इसको फिल करना है। बाकी जो इसमें जो पैटर्न दिए हुए हैं उसको हम पहले देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 5 है, 7 है, और यहाँ पे नीचे 24 हैं। आप जोड़िए यहाँ पे कौन सा ये पैटर्न काम कर रहा है। देखिए, अगर हम 5 और 7 को जोड़ते हैं तो 5 और 7 कितना होता है, 5 7 को जोड़ेंगे तो ये 12 आएगा, और 12 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिल जा रहा है। यानी कि ऊपर वाले 2 संख्याओं को जोड़ करके नीचे उसका दुगना किया गया है। यहाँ देखिए, 3 7 जोड़ने पर 10 आता है, और 10 का दुगना यहाँ पे 20 हो जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि 4 और 16 को जोड़ करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर मिलेगा। तो 16 4 20 होगा, और 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए, यहाँ पे सब जो है कि अब ये रीजनिंग के ही प्रश्न हैं, और यहाँ पे देखिए फिर से ये जो है कि ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हैं। आप इसको हल कर सकते हैं, काफ़ी
आसान से प्रश्न है। इसके बाद से देखिए यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के भी प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न फिर हमारा साइंस और जीके जीएस का प्रश्न है। देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, अल्कोहल और ग्लूकोज का जो विलयन होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अल्कोहल और ग्लूकोज जो होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है और हम जानते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, उनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है। बताना है कि सौर स्पेक्ट्रम जो होता है तो उसमें बैगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर विचलन घटता है या क्या कौन सी घटनाएं होती हैं, तो इसमें देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होंगे या क्या कुछ होगा, देखना है। देखिए अगर कोई कार है समतल सड़क पर त्वरित होती हैं और प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती हैं तो उसके स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में जो है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है कि इसमें देखिए ये फिजिक्स के प्रश्न है कि 2 ओम और 4 ओम यानी कि 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक, अब बताना है कि किस क्रम में जोड़ा जाएगा तो कौन सी इसमें घटना होंगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें राइट आंसर इसका ऑप्शन इसमें बी होगा कि श्रेणी क्रम में अगर संयोजित होगा तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रॉडबैंड का एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है, इसका ऑप्शन है और इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आवृत्ति की व्यापक श्रेणी इसका राइट आंसर होगा कि आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जा रहा है तो वो किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर इसमें बी होगा, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर वो निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर कौन सा उपकरण आधारित हैं, तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, क्योंकि जो जनरेटर होता है, जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है और ये जो विद्युत जनित्र होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए बाकी ऑप्शन पे अगर देखते हैं तो देखिए गैल्वेनोमीटर की अगर बात करें तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा का पता लगाते हैं। ए मीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। वोल्ट मीटर जो है कि वो विभवांतर के लिए होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए वेन आरेख में कौन सा सही है। ये देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण है और बता रहा है कि इसके आपतित प्रकाश की किरण के लिए आरेख में कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि देखिए ये अगर कोई आपतित किरण यहाँ पे अगर अवतल दर्पण में आप ये अवतल दर्पण से टकराती हैं तो परावर्तन के बाद ये नियम है कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी तो उसको मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहिए, जबकि यहाँ पे देखिए फोकस से ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए दूसरा, ये जो चित्र ये जो है, एक मिनट, ये देखिए प्रश्न को देखिए ऐसे समझिए कि यहाँ पर ये प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रश्न के लिए आकृति दिया हुआ है कि अगर कोई अवतल दर्पण है, कोई ये अवतल दर्पण है और उसके ये उसका मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर ध्रुव है, फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आती है तो इसका नियम है कि परावर्तन के बाद से उसको वो मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जाएगी वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। यहाँ पे देखिए ये गलत है, क्योंकि मुख्य फोकस से पहले ही परावर्तित हो गई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये इसके
2F से भी परावर्तित नहीं होगी, ये भी गलत है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ऑप्शन इसका सी जो है, देखिए ये दे रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आ रही है, ये दिखाया गया है कि वो फिर से उसी रास्ते पे लौट जाती हैं, जो कि गलत हैं। और यहाँ पर ये वाला सही है। देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाती हैं तो परावर्तन के बाद से वो फोकस से होकर गुजरेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। यानी कि जो चित्र डी दिया हुआ है वो इसके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन है ए होगा, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही जो हैं कि किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश समानांतर प्रकाश पुंज वो बना सकता है। नेक्स्ट है, इसमें देख लीजिए कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिगृहित करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयन कितना होगा। ये न्यूमेरिकल से भी ये संबंधित सवाल हैं, तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 112 मिलीलीटर। नेक्स्ट है कि कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों यानी कि गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी के जमाव का कारण बनती हैं। तो कौन सी मिट्टी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण जो नदी प्रणालियाँ हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं, उसके मिट्टी जमाव के कारण बनती हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है इसलिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। ये बताना है कि किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी और ये उद्यमिता मंत्रालय का एक प्रोग्राम था जो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 108। नेक्स्ट है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी था कि सर्वोच्च दर कितनी है। तो जीएसटी की जो सर्वोच्च दर है वो 28% है। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। भारत में जो जीएसटी जो जारी की गई है उसमें 5 स्लैब में उसको बांटा गया है, जिसमें 0%, 0%, 5%, उसके बाद से 12, 18 और 28, ये 5 स्लैब उसको दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसादापर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वो अपना पद धारण करता है। और नेक्स्ट है कि नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है। तो ये जो है कि नकटी जो डैम है वो जमुई जिला में है। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे। तो इसमें अब्दुल बारी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो क्रांतिकारी जो संगठन है आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसका राइट आंसर इसमें ए होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। तो मालदीव जो है वो इसका सदस्य नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें डी है। और चूँकि देख लीजिए अगर हम बिम्स्टेक संगठन के सदस्यों की बात करें तो इसमें बांग्लादेश हैं, भारत हैं, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इसके सदस्य देश हैं। और इसकी स्थापना जो है कि वो 1997 में ये बैंकॉक घोषणा के माध्यम से ये अस्तित्व में आया था। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है, ये बताना है। इसका राइट आंसर है कि इसका राइट आंसर इसमें है ऑप्शन बी, यानी कि 50,000 इसका अधिकतम राशि है। यानी कि प्रधानमंत्री योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य जो ऋण की राशि है अधिकतम वो 50,000 रुपये हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत जो है वो हुई थी वो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। देखिए इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। इन कस्टडी उपन्यास किसने लिखा है। तो अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है ये।
और नेक्स्ट है कि प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सितार से संबंधित हैं। और नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है कि किसे कहते हैं। तो हमने इसके पहले भी कभी चर्चा किया था कि गुप्त जो काल है, यानी कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का गोल्डन एरा कहते हैं, यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्त काल के जो शासक थे समुद्रगुप्त, उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है या पारित किया जाना होता है उसको। तो इसमें देखिए वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा उसको पारित किया जाना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। भारत की साक्षरता दर जो है वो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है वो 74.04% है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। और पुरुष साक्षरता की बात करें अगर भारत की, तो भारत की पुरुष साक्षरता जो है कि वो 82% तक है। और वहीं पर अगर महिला साक्षरता की बात करें तो वो 64.46 यानी कि 64% है। यानी कि भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर है अभी भी पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें भारत में, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरला है और न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। कृष्णराज सागर बांध, ये नाम याद रखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा कि इसको कावेरी नदी पर बनाया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा कि कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध को बनाया गया है। और ये कर्नाटका राज्य में स्थित है, यानी कि कर्नाटक में ये कृष्णराज सागर बांध है और 1932 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर इसमें है लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका जो है कि यॉन मर्टेला है, यानी कि ये प्रश्न भी प्रीवियस BSSC के प्रश्न में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये क्या है। मूल अधिकार है या विधिक अधिकार है, सेना का कर्तव्य है या फिर मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि ये हम सभी भारतीयों का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना के लिए किस समिति का गठन किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में हुआ था, तो उसकी जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि इसमें हंटर समिति को बनाया गया था और इसका इस तरीके से जवाब इसमें डी सही है। नेक्स्ट है कि कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था। कुना जो है कि किस देश की मुद्रा का नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रोएशिया इसका राइट आंसर है। और क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 से अब जो है कि वो यूरो मुद्रा को अपना लिया है। इसका राइट आंसर इसमें अब, यानी कि इसमें क्रोएशिया की मुद्रा थी लेकिन अब उसने जो है कि 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया जो है कि अब वो यूरो को, जो यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो, उसको अपना लिया है और यूरो मुद्रा को अपनाने वाला क्रोएशिया ये 20वां देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किससे माना जाता है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था और जिसका बड़े पैमाने पर विरोध भी किया गया था, फिर बाद में बंगाल विभाजन को रद्द भी करना पड़ा था। तो ये बताना है कि किस कारण को माना जाता है कि बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसमें देखिए अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करों की नीति इसके लिए जिम्मेवार थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों के बीच यानी कि एकता को कम करने के लिए, यानी कि उनकी एकता को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन का एक नाटक किया था। और यहाँ पर ये हवाला दिया गया था क्योंकि बंगाल एक बड़ी प्रेसिडेंसी है, एक बड़ा राज्य है, तो शासन कार्यों में असुविधा होती है और उसको ध्यान में रखते हुए बंगाल विभाजन किया जा रहा है। देखिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस द्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर इसमें बताना है। तो ये किस द्वीप में स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है। घाना की राजधानी बताना है कि घाना की राजधानी कहाँ है।
तो घाना की राजधानी जो है कि वो अकरा है, यानी कि इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है कि मंगोलिया निम्नलिखित में से किस द्वीप में स्थित है। मंगोलिया जो है, मंगोलिया एशिया में स्थित है और इसकी राजधानी जो है कि उड़ान बटोर है। नेक्स्ट है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था 2006 में इसे पारित किया गया था। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। काम के बदले अनाज, ये किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, काम के बदले में अनाज योजना जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको शुरू किया गया था और 1974 से और 1978 तक भारत में पंचवर्षीय योजना चली थी। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या कितनी है। तो अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 जो रिपोर्ट आई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक बाघों वाला राज्य है और मध्य प्रदेश में कुल 785 बाघों की गिनती हुई है, यानी कि इस तरीके से राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो इसमें देख लीजिए, तो इसमें भारत जो है कि इसकी मेज़बानी करेगा और इसका राइट आंसर इसमें ए होगा। नेक्स्ट है कि बिहारी पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित हैं और 1991 में इसे के बिरला फाउंडेशन की तरफ से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी के लिए तैयार है। तो झारखंड इसका राइट आंसर है, यानी कि झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट है कि सात्विक साईराज और रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं। तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। इसका राइट आंसर है इसमें ए। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में बताना है कि भारत का स्थान क्या है। वैश्विक जो विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की उसमें रैंकिंग 126वां है और फिनलैंड जो है कि सबसे शीर्ष पर इसमें बना हुआ है। इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। 126वें नंबर पर भारत है। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना है और इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें है। इसके बाद से देखिए मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं और इसके बाद हम इसमें अगला प्रश्न देखते हैं कि ये 101 ये प्रश्न है, यानी कि पहला इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातुओं का गुणधर्म है। तो उपधातुओं में अर्धचालकता का गुण पाया जाता है। इसका राइट आंसर इसमें भी होगा। किस कार्बनिक यौगिकों के नाम में अल प्रत्यय जुड़ा होता है। अल किस में जुड़ा होता है। अल किस में जुड़ा होता है। तो अल ये जुड़ा होता है एल्डिहाइड में। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे क्रोमियम है, देखिए यहाँ पे फेरस है, जिंक है और ये कॉपर हैं। तो बताना है कि किसके लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। तो जो कॉपर का जो लवण होता है यानी कि वो नीले रंग का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन इसमें डी होगा। नींबू के रस का जो है कि पीएच मान बताना है कि वो कितना होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2 होता है, यानी कि हम जानते हैं कि देखिए पीएच जो स्केल हैं तो इसमें 7 जो होता है वो उदासीन विलयन के लिए होता है, ठीक है। और इसके बाद से इसमें जो 7 से कम जितने भी जो पीएच मान होते हैं उसको हम अम्लीय यानी कि एसिड वाला माना जाता है। वहीं पे जब 7 से अधिक जिस विलयन का जो मान होता है, यानी कि 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है उसे क्षारीय माना जाता है। तो क्योंकि नींबू के रस का पीएच मान जो है कि वो 2 होता है और नींबू चूँकि खट्टा होता है यानी कि वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट है मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के निर्माण संयोग से होता है। तो इसमें राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों के मिश्रण संयोग से मिश्रण का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट है यानी कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। बताना है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है। तो जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें नए पदार्थों का निर्माण यानी कि होता ही है। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होगा, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन भी होगा और पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। यानी कि उपयुक्त सभी जो बातें हैं वो रासायनिक परिवर्तन के संबंध में सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद, बताना है कि किसी तत्व की जो स्थिति होती है आवर्त सारणी में
तो उसमें किसकी संख्या से निर्धारित होती हैं। तो आवर्त सारणी जो बनी है तो उसमें जो प्रोटॉन होता है यानी कि उसकी परमाणु संख्या होती है, जो प्रोटॉन होता है, तो इस संख्या से उनके तत्वों की स्थिति जो है उसमें निर्धारित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है। मच्छरों से फैलने वाले रोगों के नाम बताने हैं। तो इसमें कौन सा रोग जो है कि मच्छरों के द्वारा फैलता है, तो देख लीजिए, ये घेंघा रोग जो होता है वो तो आयोडीन की कमी से होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें फाइलेरिया जो है, यानी कि फाइलेरिया ये मच्छरों के द्वारा फैलता है और इसे हाथी पाँव रोग भी कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा। और अगला प्रश्न है कि यदि मेढक टीडे को खा जाएं तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। यह आहार श्रृंखला से संबंधित है, यानी कि मेढक अगर टीडे को खा जाएं तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि अगर कोई मेढक टीडे को खा जाएं तो ऊर्जा का स्थानांतरण जो होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की ओर होगा, उस दिशा में होगा इसका। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है, ये 111वां प्रश्न है। छुई मुई का पौधा जो है कि मिमोसासी कुल का एक सदस्य है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। इस तरीके से तो ये जो है कि कुछ उसमें महत्वपूर्ण हमने देखा, इसमें रीजनिंग और कुछ जो है कि जीके जीएस के प्रश्न थे, और इसके बाद से कुछ मैथमेटिक्स के प्रश्न को इसमें नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसका डिस्कशन भी कराया है। इसका पहला जो टेस्ट सीरीज का वीडियो है वो भी अपलोड कर दिया गया है, आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए।